नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का साइंस का हमने सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट किया था हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, 2 या 3 पार्ट हो चुके हैं। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जो पेज नंबर 9 है उसका इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो डिसीज स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। हमने इन्फेक्शस डिसीज देखे, इन्फेक्शन से किस प्रकार डिसीज जो है वो एक से दूसरे में फैलते हैं। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एनिमल जो होते हैं ना, जैसे हमने एक एनिमल देखा सबसे पहले, एक मच्छर मॉस्किटो देखा कि मलेरिया होता है, डेंगू होता है, वो किस प्रकार एक से दूसरी इंसान को मलेरिया जो है वो कॉज करता है। उसी प्रकार जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते हैं या बाकी भी जो जानवर है, वो भी जो है वो डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है कि एनिमल से इन्फेक्शियस डिसीज। देखिए, इन्फेक्शियस क्यों दिया है, क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस जो डिसीज होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस यानी जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट का डिसीज हो गया, तो ये पैरालिसिस हो गया, ये नॉन इन्फेक्शियस है, कोई इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी होता है। इन्फेक्शियस वजह से यानी अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया या बाकी के रैबीज हो गया, तो ये कैसी चीजें हैं, ये एक जानवर से दूसरे इंसान में या किसी में जो है स्प्रेड हो सकती है। क्लियर है। विच मेजर आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रैट्स। रैट्स जो होता है एक एनिमल्स है, इसकी वजह से भी आपने देखा होगा कि प्लेग वगैरह पहले के जमाने में आते थे। तो ये क्या करते हैं, डिसीज को स्प्रेड करते हैं। अब रैट्स को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ डालते हैं, कुछ जो है वो पिंजरा वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है उनको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। Why it is necessary to care about health of domestic dog cat। अगर हम डोमेस्टिक कुत्ते जो होते हैं, बिल्लियाँ जो होती है, जो बर्ड्स हम जो हमारे घर में होते हैं, तो उनको अगर हम उनके हेल्थ के बारे में उनकी क्यों जो है वो केयर करना ज़रूरी है, उसको हम रेगुलरली वॉश करते क्यों करना ज़रूरी है। अगर हम जो पालतू जानवर होते हैं उनकी अगर हेल्थ की केयर नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर मान के चलो कि उनको कोई डिसीज़ हो जाता है, उनके बॉडी पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन हमें होने का खतरा होता है। और इसीलिए हमारे जो पालतू जानवर है उनका केयर रखना, हेल्दी रखना, उनको रेगुलरली वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन पिगॉन, स्ट्रे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए, कोई रिलेशन है क्या। पिगॉन यानी जो कबूतर वगैरह होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स यानी जो भटके होते हैं, यानी डोमेस्टिक होते हैं पर वो घूमते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में और ह्यूमन बिल्कुल रिलेशन है। उनकी अगर हेल्थ खराब होगी तो वो इन्फेक्शन हमें हो सकता है, हमारी भी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, तो हमारा बिल्कुल रिलेशन है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ रैट्स, कॉकरोच एंड ह्यूमन। अब रैट्स का, कॉकरोच का, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, रैट्स कॉकरोच ये क्या गंदगी फैलाते हैं, डिसीज को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, अब रैबीज के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे हम रैबीज के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा कि रैबीज जो है वो कुत्तों के काट से, अगर किसी कुत्ते ने या फिर कोई जानवर ने अगर काट लिया, ठीक है, डॉग है, रैबिट है, मंकी है, इनको अगर रैबीज है और उसने अगर किसी को काट लिया, तो वो जो रैबीज है, अब रैबीज का जो वायरस होता है उस वायरस का नाम क्या है, उसको रैबीज वायरस भी बोला जाता है, या उसका साइंटिफिक जो नेम है वो है रैबीज लाइसा वायरस। ठीक है, इसका नाम क्या है साइंटिफिक, ये भी आपको पता होना चाहिए, रैबीज लीसा वायरस। ठीक है, या फिर इसको रैबीज वायरस भी बोला जाता है। इस वायरस, ये वायरल डिसीज है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि वायरल डिसीज का मीनिंग क्या होता है। वायरल डिसीज का मीनिंग होता है जो वायरस की वजह से स्प्रेड होता है। कोई डिसीज जो है वो बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होते हैं और कोई वायरस की वजह से होते हैं। तो वायरस की वजह से जो होता है, जैसे आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा, तो इसको वायरल डिसीज बोला जाता है। क्लियर। तो रैबीज क्या है, एक वायरल डिसीज है। इट ऑकर ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। अगर किसी डॉग को रैबीज है, अगर वो कुत्ता अगर किसी को काट ले, या फिर मंकी है या फिर कैट है, तो इनके काटने से, रैबिट है, डॉग है, कैट है, इनके काटने से जो रैबीज हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें पता है कि हम वैक्सीन वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। रैबीज एंटर इन द ब्रेन वाया न्यूरॉन। तो ये जो रैबीज का वायरस होता है, ये जब हमारे बॉडी में वो कुत्ता काटता है तो ब्लड के थ्रू डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे असर करता है, और ब्रेन पे असर करने की वजह से ये बहुत खतरनाक होता है। न्यूरॉन से यानी क्या होता है, देखिए न्यूरॉन यहाँ पे दिया है। न्यूरॉन, हमारा जो ब्रेन होता है इसमें छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, और इसी से पूरा जो है वो हम जो थॉट आते हैं हमारे मन में यानी दिमाग में, तो ये सब न्यूरॉन की वजह से होता है। तो न्यूरॉन जो है वही सबसे ब्रेन का अगर इंपॉर्टेंट हिस्से की हम बात करें तो वो क्या होता है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, ये वर्ड आपको नोटिस करके रखना है कि ब्रेन के अंदर जो है वो क्या होते हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन पे जो है वो ये रैबीज वायरस जो है वो असर डालता है। हाइड्रोफोबिया इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मीनिंग क्या होता है, डर। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। तो ऐसे जो पेशेंट है जिनको रैबीज हो चुका है उनको पानी से डर लगता है, ये भी एक बात समझ लेना। ठीक है, इन दिस केस द विक्टिम शो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। उसको पानी से डर लगता है।
रैबिज इज अ फेटल डिसीज, फेटल यानी घातक, हार्मफुल डिसीज है। हाउएवर फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीन। फैटेलिटी का मीनिंग क्या होता है? डेथ। तो हम डेथ को रोक सकते हैं बाय टाइमली वैक्सीनेशन। अगर इसकी वैक्सीन अगर हम टाइमली लेते हैं तो डेथ जो है वो हम रोक सकते हैं। बिफोर वन सेट ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स आने से पहले ही कुत्ते ने काट लिया, फटाक से वैक्सीन ले लो, ठीक है। तो वैक्सीन अगर हम प्रॉपर लेते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो बच सकते हैं। पर सिम्टम्स आने से पहले, सिम्टम्स कब आते हैं? अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो 90 दिन से 175 डेज के बीच में, 175 डेज के बीच में, यानी एकदम सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स आने को 3 महीने से जो है वो 6 महीना आपको लग सकते हैं। इसके बीच में जो है वो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। अब सिम्टम्स क्या आएंगे? रैबिज क्लियर हो गया। अगर कुत्ता काटता है, कोई डॉग, कैट काटती है, रैबिट काटता है, या फिर मंकी काटता है, या कोई जानवर काटता है, तो आपको रैबिज हो सकता है, ठीक है। अब ये एक वायरल डिसीज है, यानी वायरस से स्प्रेड होता है, डायरेक्ट ब्रेन पे असर डालता है, जिसकी वजह से इंसान को, अब सिम्टम्स क्या है? फीवर रहेगा, 2 से 12 वीक तक जो है आपको फीवर रहेगा। एक्स्ट्रा एग्रेशन बिहेवियर, यानी नोटिसेबल, एक्स्ट्रा एग्रेशन यानी वो जैसा थोड़ा सा कभी कभी पागलों जैसा बिहेवियर करेगा। तो ये जो बिहेवियर में चेंज आता है, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा एग्रेशन। कभी बहुत गर्म गुस्सा होगा, कभी एकदम ऐसा जो बिहेवियर में चेंजेस आएगा, और हाइड्रोफोबिया यानी उसको पानी से भी डर लगेगा। तो ये 3 सिम्टम जो है वो मेनली जो है वो रैबिज के पेशेंट में जो है वो देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रैबिज के बारे में याद रखना है। रैबिज, किसी को कुत्ता काटता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर आपको इंजेक्शंस लगाएंगे, जो 4-5, 3-4 इंजेक्शन होते हैं, वो अगर आप ले लेते हैं तो आपको रैबिज से जो है छुटकारा हो जाता है। तो आपको रैबिज के बारे में और ज़्यादा जानकारी जो इकट्ठा करनी है, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ये तो इन्फेक्शियस अभी तक हमने जो देखा वो देखा इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं। अब बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है। नॉन इन्फेक्शियस यानी एक से दूसरे में नहीं स्प्रेड होता। जैसे ये रैबिज है, रैबिज कुत्तों से इंसान में आ गया, ठीक है, ये वायरस के थ्रू या बैक्टीरिया के थ्रू जो स्प्रेड हुआ। पर जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस यानी ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डाइट, खुद का इंडिविजुअल होता है। यानी अगर मेरी खुद की बात करूं, अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दूंगा, या फिर अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दूंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो मुझे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हो सकते हैं। और मुझे अगर वो डिसीज है तो वो किसी दूसरे को स्प्रेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसमें कौन सा आता है? डायबिटीज हो गया, पैरालिसिस हो गया, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ गया, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। नॉन इन्फेक्शन क्लियर हो गया, यानी मुझे है तो किसी दूसरों को नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझे सर्दी खांसी जुकाम है तो वो दूसरे को हो सकता है, वो क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिसीज है, एक से दूसरे को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। पर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी एक से दूसरे को नहीं होता, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है डिसीज विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शन, यानी वो इन्फेक्शन के थ्रू ऑकर नहीं होते, एंड बॉडी कॉन्टैक्ट, यानी किसी के कॉन्टैक्ट में अगर हम आ गए तो वो ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सच डिसीजेस अराइज ह्यूमन बॉडी इट सेल्फ ड्यू टू सर्टन रीजन, वो हमारे बॉडी में खुद के खुद जो है वो अराइज हो जाते हैं, यानी क्रिएट होते हैं। अब सर्टन रीजन, अब हर एक देखिए, मेन रीजन जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं उसको जनरली जो रीजंस होते हैं वो होते हैं कि हम हमारी जो है वो डाइट का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी लाइफस्टाइल हमने गलत कर ली है, तो खान पान हमारा गलत है, इसकी वजह से ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो है हो सकते हैं। सबसे पहले है कैंसर। देखिए, कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर जो होता है, तो बहुत सारे कैंसर के सेल जो है वो हर एक के बॉडी में जो है वो मौजूद होते हैं, पर रोज वो सेल मरते हैं, नए सेल क्रिएट होते हैं, रोज मरना चालू होता है। अगर कैंसर के सेल कहीं एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और वो अगर मर नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से वहां पे गांठ तैयार होती है। अब गांठ अगर आती है तो वो कैंसर की ही होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो गांठ नॉर्मल भी हो सकती है। पर कैंसर के सेल की अगर कैंसर के सेल अगर इकट्ठा होना शुरू हो गए तो वहां पे एक ट्यूमर बनता है जिसको हम गांठ बोलते हैं, तो वो जो है वो हो सकती है कि वो कैंसर की भी गांठ है। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती है उनकी ब्रेस्ट में अगर गांठ आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुरंत जो है वो आप जो है वो सिटी स्कैन या एमआरआई मैमोग्राफी कर लीजिए। मैमोग्राफी यानी क्या होता है? एक एक्सरे का ही टाइप होता है, उसमें एक्सरे होते हैं जिसकी वजह से एडवांस प्रकार होता है, जिसकी वजह से वो गांठ कैंसर की है कि नहीं उससे कब पता लगा सकते हैं, या फिर जो है वो पता लगाते हैं और उसके बाद जो है अगर है तो उसको निकाला जाती है, और उसके बाद जो है वो आप कीमोथेरेपी ले सकते हैं। मैंने कीमोथेरेपी पे एक वीडियो बनाया है स्पेशल, वो आप कीमोथेरेपी यानी कुछ मेडिसिन दी जाती है जो सेल्स है, यानी कैंसर के सेल हैं या फिर नॉर्मल सेल हैं, उन सभी को मार देते हैं, और इसकी वजह से फिर लोगों के सर के बाल वगैरह जो है वो झड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक सेल का ही टाइप है, तो ये भी मर जाते हैं। तो
बाल जो है वो चले जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें। अब कैंसर की बात करें तो देखिए 2 साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको क्या करना है, पहले के ज़माने के लोग जो है वो फास्टिंग करते थे, यानी उपवास करते थे, एक दिन एकादशी करते थे या फिर कोई उपवास रखते थे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? देखिए उस साइंटिस्ट ने खोज निकाला कि अगर हम कैंसर के जो सेल होते हैं, जो नॉर्मल सेल है, इसको समझिए, नॉर्मल सेल है, ये कैंसर का सेल है, इसको अगर जिंदा रहने के लिए नॉर्मल सेल से डबल एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, उसको डबल एनर्जी चाहिए। देखिए हमारे बॉडी में क्या है, सेल्स है, उसको चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। हम जो खाते हैं, जो एनर्जी उसमें से ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज इस सेल की तरफ जाता है और फिर हमें जो है वो एनर्जेटिक फील होता है। पर जो कैंसर का सेल होता है, इस सेल को इस नॉर्मल सेल से डबल एनर्जी की जरूरत होती है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम एक दिन पूरा कंप्लीट फास्टिंग करते हैं, यानी उपवास करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो है वो एनर्जी कम क्रिएट होगी, यानी ग्लूकोज की मात्रा कम होगी और इसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल नहीं पाएगी, तो यह वैसे ही मर जाता है। ठीक है, इसके जिंदा रहने के चांसेस कम होते हैं। और दूसरी रिसर्च ये है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैंसर का सेल जो है वो जिंदा नहीं रहता। अब बहुत सारे लोग सवेरे प्राणायाम करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन जाएगा तो आपके बॉडी में कैंसर का सेल जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कैंसर का। ठीक है, तो इस वजह से लोग प्राणायाम जो करते हैं, जो फास्टिंग करते हैं। अगर हमारी जो लाइफस्टाइल पुराने ज़माने की जो थी वो सबसे बेटर थी, आज हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, यानी बर्गर खा लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खा लेते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, इसकी वजह से जो है वो हमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो इसको जो है वो नोटिस करना। ठीक है, अब देखते हैं कैंसर को। अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। अब देखिए अगर किसी सेल की एबनॉर्मल और अनकंट्रोल उसकी ग्रोथ ही होती चली जा रही है तो उसको क्या बोला जाता है, सिंपली कैंसर। ग्रुप ऑफ लंप, लंप यानी गांठ, ऑफ कैंसरियस सेल। अब यहाँ पे देखिए वर्ड है कैंसरियस सेल, लंप किसका है, कैंसर सेल का है, इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर किसको बोला जाता है, अगर वहां पे जो गांठ है वो कैंसरस सेल्स की है तो उसको बोला जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, स्टमक कैंसर है, ठीक है, मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर की होता है जो लोग टोबैको गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं उनको जो है वो माउथ का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। लंग कैंसर है, टंग कैंसर है, स्टमक है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, प्रोस्टेट कैंसर है, यूटेरस कैंसर है, स्किन का कैंसर है, ब्लड कैंसर होता है, टिश्यू, अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं। इनके मेन जो देखा जाता है वो क्या है, लाइफस्टाइल। तो कैंसर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो जरूर मिल गई होगी। अब रीज़न क्या है, जैसे मैंने बताया कि कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, इसी के साथ एक्सेसिव कंजम्पशन जंक फूड यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जब हम खाते हैं, आर सम ऑफ दी मेनी पॉसिबल रीजंस। तो ये क्या रीजंस है, हेरिडिटी भी हो सकता है। हेरिडिटी यानी अगर किसी के फैमिली की हिस्ट्री में किसी को रहा है, माँ बाप है, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर है, तो उससे भी जो है वो खतरा होता है कि आने वाली पीढ़ी को भी जो है वो कैंसर होने का रिस्क होता है। तो हमें क्या करना है, तो मैंने जैसे बताया कि कैंसर से अगर प्रिवेंट करना है तो फास्टिंग करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, लाइफस्टाइल अच्छी करना है, अच्छा खाना खाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम कैंसर से जो है वो बच सकते हैं। दूसरी बात, सिम्टम्स क्या देखते हैं, सिम्टम्स है क्रॉनिक कफ, अगर खांसी रहेगी, हॉर्स वॉइस यानी आवाज़ जो है वो कर्कश आवाज़ बोलते हैं, आवाज़ में जो है वो स्मूथनेस नहीं रहेगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग यानी निगलने के लिए जो है वो डिफ़िकल्टी होगा अगर गले का कैंसर है। ठीक है, इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लामेशन, अगर कहीं पे अगर जख्म हो गई है तो वो ठीक नहीं होगी, सूजन रहेगी, लम्प्स इन ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट में जो है वो गांठ आ सकती है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, आपका वजन जो है वो तेजी से कम हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स देखिए, अलग अलग प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं ना उसमें अलग अलग प्रकार के सिम्टम जो है, ये कुछ जनरल सिम्टम्स देने की इन्होंने कोशिश की है। अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग सिम्टम जो आपको देखने को मिल सकते हैं। पर कहीं पर भी अगर गांठ आती है, ब्रेस्ट में तो गांठ आती है, तो जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कैंसर की हो सकती है। और कोई भी गांठ जो है वो ब्रेस्ट में डॉक्टर नहीं रखते, उसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे ढूंढा जाता है कि ये कैंसर है भी या नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वेरियस टेक्निक्स लाइक सिटी स्कैन है, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, इसमें भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है। बायोप्सी, बायोप्सी में क्या किया जाता है, एक छोटा सा जो अगर कहीं पे गांठ है या कुछ अगर लगता है गले में है तो वहाँ का छोटा सा
अगर आपके मुंह में अगर कोई छाला है तो उसका थोड़ा सा पीस लेके वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। यानी बायोप्सी यानी क्या है, वहाँ का थोड़ा सा पीस लेके वो टेस्टिंग के लिए उसको लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है कि वो कैंसर का है या नहीं है, तो उसको बोला जाता है बायोप्सी। ठीक है, आर यूज टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो कैंसर के डायग्नोसिस के लिए सारी चीज़ें की जाती है। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट की बात करें, अलॉन्ग विद कन्वेंशनल मेथड लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तो कीमोथेरेपी मैंने बताया कि वो कीमोथेरेपी यानी मेडिसिन दी जाती है, रेडिएशन यानी उस पर कंटिन्यू रेडिएशन जो है वो बम्बार्ड किए जाते हैं जहाँ पे कैंसर है, और रेडिएशन के द्वारा वो कैंसरस सेल जो है वो मारे जाते हैं। सर्जरी की जाती है, यानी सर्जरी वगैरह में जैसे ब्रेस्ट में गांठ है तो उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्निक भी आई, रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपिक यानी जो ऑपरेशन सर्जरी की जाती है उसमें ज़्यादा कट्स नहीं किए जाते। अब पहले के ज़माने में सर्जरी की जाती तो बढ़िया एक कट लगाएंगे, तो इसमें ज़्यादा कट नहीं, कैमरा होता है उसके द्वारा जो है वो अंदर छोड़ा जाता है, उसके द्वारा जो है वो सर्जरी की जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो कैंसर के पेशेंट में जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कैंसर आपने देखा कि होता क्यों है कि जो ट्रिमेंडस ग्रोथ होती है कैंसरस सेल की, मैंने जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि कैंसर को हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसको जो ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, कैंसर के बारे में और भी आप जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। आज तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नेट पे मिल सकती है। अब यहाँ पे एक फोटो दिया है, जो लोग टोबैको वगैरह खाते हैं तो उनको थ्रोट का कैंसर या मुंह का कैंसर जो है वो होने की संभावना होती है। अनकंट्रोल्ड डाइट हेल्प टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर। देखिए, कंट्रोल डाइट अगर है, कंट्रोल यानी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया कि अगर एनर्जी नहीं मिलती कैंसर के सेल को तो वो मर सकते हैं। तो आजकल जो है वो 16 घंटे की फास्टिंग का भी एक ये ज़्यादा चल रहा है। 16 घंटे फास्टिंग यानी देखिए, अगर आपने रात को 9 बजे खाना खा लिया तो ठीक है, तो अगले रात को 9 बजे खाया तो अगले दिन दोपहर को 1 बजे खाना खाएंगे, तो ये 16 आवर जो है वो उपवास हो जाता है। तो डेली अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत सारी बीमारियां उससे बच सकते हैं। तो ये भी एक हो सकता है। तो कंट्रोल डाइट लेनी है। कंट्रोल डाइट में बहुत ज़्यादा आपको जो है वो नहीं खाना है। सम टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है, कुछ कैंसर में फिजिकल एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज करना अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल, तो इससे हम जल्दी से जल्दी कैंसर से क्योर हो सकते हैं। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, चूइंग, स्मोकिंग, सिगरेट पीना या टोबैको चू करना, ये हमें जो है वो अवॉइड करना है इसका एडिक्शन, ठीक है, जिससे कैंसर हो सकता है। तो कैंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, डायबिटीज। डू यू रिमेंबर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी? और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, घर में आते तो बोलते कि भी चाय में शक्कर बहुत कम डालो, क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स में हेल्प पॉसिबल। अब ये डायबिटीज़ होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हमको डायबिटीज़ को समझना है कि डायबिटीज़, देखिए आपके बुक में तो जो दिया है वो दिया है, पर हमें डायबिटीज़ एक्चुअल में क्या होता है वो समझना होगा। देखिए, अब लोग मीठा कम क्यों खाते हैं? देखिए, मीठा कम खाने का रीज़न क्या है डायबिटीज़ के पेशेंट में, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, मीठे की बीमारी बोलते हैं। इस डायबिटीज़ में होता क्या है? अब एक नॉर्मल इंसान है, स्वस्थ इंसान है, बिल्कुल उसको कुछ डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, अगर वो मीठा खा लेता है तो मीठा जो खाते हैं उसका बॉडी में जाके बनती है ग्लूकोज, ठीक है, ये बन गया ग्लूकोज यानी मीठे का, ठीक है। अब ये शुगर जो इसको हम बोलते हैं शुगर, ये शुगर बन गई, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से बताएंगे। अब शुगर बॉडी में बन गई तो हमारे इसमें एक ऑर्गन दिया है पैनक्रियाज, इसको बोला जाता है पैनक्रियाज। इसके अंदर एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। ये इंसुलिन वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। पैनक्रियाज है, उसके अंदर बीटा सेल है जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन क्या करता है, ये जो शुगर है और ये हमारे बॉडी में सेल्स है, सेल्स तो आपको पता होगी ना, हर ऑर्गन सेल से बना है, स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे बॉडी का, एक छोटा सा यूनिट है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, जैसे एक बस होती है, पैसेंजर को लेती है और उसकी जगह पे छोड़ देती है, उस प्रकार ये इंसुलिन जो है वो इस शुगर को लेता है और इस सेल तक जो है वो पहुंचा देता है, ठीक है, ये इसका काम है। इंसुलिन गया, शुगर को लिया और यहाँ पे सेल तक जो है वो, आपने कितनी भी शुगर खाई एक नॉर्मल इंसान ने, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो है वो शुगर कम से कम खाना है, आप हेल्दी भी है तो भी, ये बता रहा हूँ। तो इंसुलिन क्या करेगा, तो ब्लड में शुगर बढ़ेगी नहीं ना, आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगी नहीं, आपने मीठा भी खा लिया तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो अच्छी तरीके से पैनक्रियास से अच्छी तरीके से सिक्रीट हो रहा है और ये इंसुलिन इस शुगर को लेकर आपके सेल तक जो है वो पहुंचा रहा है। अब डायबिटीज में क्या केस में क्या होता है, ये जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का सिक्रेशन कर नहीं पाता, उससे पैनक्रियाज का सिक्रेशन होता ही नहीं, ठीक है, यानी 50% कम हो गया, मान के चलो इंसुलिन जितना बन रहा था उससे 50% ही बन रहा है। अब उस केस में क्या होगा, ये जो शुगर आपके शरीर में बन रही है वो अच्छी तरीके से सेल
पूरी की पूरी जो है वो सेल की तरफ जा नहीं पाएगी, क्योंकि इंसुलिन कम हो रहा है, पैनक्रियाज आपका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अच्छा खाना नहीं खाया, आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो उसकी जो कार्य क्षमता है पैनक्रियाज की वो कम हो गई। उसकी वजह से इंसुलिन जो है वो इसको अच्छी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर रहा है। मान के चलो कि एक बस है, 100 लोग हैं और बस जो है वो पहले 5 बस निकलती थी उनको लेने के लिए, अब एक ही बस या 2 ही बस निकलती है, तो 50 पैसेंजर तो वही खड़े रहेंगे ना, उनको तो जाने के लिए कुछ है ही नहीं। उसी तरह ये शुगर फिर सेल के तरफ जो है वो जा नहीं पाती। और दूसरा होता है सेल रेजिस्टिविटी, यानी कभी कभी क्या होता है, ये सेल जो होते हैं जिनके पास ये शुगर जा रही है, ये शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उसको अवॉइड करते, उस केस में भी शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस सारी 2 केसेस में क्या होता है, ये शुगर जो है सेल एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता, यहाँ से पैनक्रियाज इंसुलिन भी सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो ये शुगर जो है वो आपके ब्लड में वैसी रहेगी, और इसी को बोला जाता है डायबिटीज। इससे पहले की एक स्टेज आती है प्री डायबिटिक। अगर आपको प्री डायबिटीज है, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर से आप नॉर्मल हो सकते हैं, पर डायबिटीज अगर हो गया तो फिर आप नॉर्मल नहीं हो सकते, जिंदगी भर जो है वो गोलियां खानी पड़ेगी, क्योंकि पैनक्रियाज ने काम करना जो है वो बंद कर दिया, और यहाँ पे सेल जो है वो भी शुगर का एब्सॉर्प्शन अच्छी तरीके से कर नहीं पाता। अब बॉडी में शुगर सेल तक नहीं पहुंचेगी तो आपको थकावट महसूस होगी, लिथार्जी आएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो डायबिटीज मोटा मोटा समझ में आ गया होता क्या। अब देखते हैं डायबिटीज को। The हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैनक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड, यानी वही बताया कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है पैनक्रियाज में, तो वो हमारी ब्लड शुगर को जो है वो ब्लड में कंट्रोल करता है। इफ इंसुलिन सिक्रेटेड इज लो क्वांटिटी, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो कम हो गया, कैनॉट बी कंट्रोल द डिसऑर्डर, यानी देखिए इफ द इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, अगर इंसुलिन जो है वो लो क्वांटिटी में सिक्रेट हो रहा है पैनक्रियाज से, ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, और उसी डिसीज को, डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से वो समझाने देने की कोशिश की है। सिम्टम्स क्या है, आपको जो है वो डायबिटीज में क्या होता है, पेशेंट को बार बार यूरिनेशन को जाना, बार बार पेशाब को जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो यूरिन बनाने की वो बढ़ जाती है डायबिटीज के पेशेंट में। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, उसको रात में 2-2, 3-3 घंटे के बाद वो जाना पड़ता है। इंक्रीज ओबेसिटी, उसका वेट बढ़ जाता है, या फिर वेट कम भी हो सकता है। रीज़न क्या है डायबिटीज़ की, हेरिडिटी हो सकता है, यानी माँ बाप को है तो बच्चों को होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, उस केस में भी जो है आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर डायबिटीज़ को रोकना है तो कैसे करना है, देखिए वही है, फॉलोइंग आर द प्रॉपर डाइट लेना है, मेडिसिन लेना है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना है अंडर सुपरविजन, डॉक्टर हेल्प टू कीप डायबिटीज, यानी एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज तो देखिए जिंदगी का आधा घंटा हमें एक्सरसाइज को ज़रूर देना है, क्योंकि पैसा कमाना तो ज़रूरी है पर हेल्थ भी अच्छा है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया और हेल्थ ही अगर आपकी ख़राब है तो आप उस पैसे का यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो आधा घंटा आपको जो है वो डेली अगर हम एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहने के लिए मदद होगी। देखिए आज की अगर हम बात करें तो बहुत यानी करोड़ों लोगों को जो है वो डायबिटीज़ से वो ग्रस्त है। तो डायबिटीज़ को रोकने के लिए यही है कि डायबिटीज़ न होने देना, क्योंकि हो जाने के बाद तो फिर रिवर्स नहीं हो सकते। तो डायबिटीज़ नहीं होना, इसके लिए कुछ योगासन है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, वो डेली आपको करना चाहिए। यहाँ पे दिया है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पेशेंट दुनिया में अगर कहीं पे है तो वो इंडिया में है डायबिटीज़ के। एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट आर प्रेजेंट इन कंट्री। 7 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट जो है वो हमारे देश में है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो है वो खाना जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको जो है वो डायबिटीज़ के बारे में जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है, क्लियर हो गया। अब हार्ट के डिसीज़ के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये वो अच्छा है, आपको जो है वो डिसीज़ के बारे में भी जो है वो समझने के लिए जो है वो हेल्प होगी। होता क्या है, क्या कौन कौन से, तो मैं थोड़ा अच्छे डीप में थोड़ा आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्ट डिसीज़ में बहुत सारे डिसीज़ आ सकते हैं। हार्ट डिसीज़ मेनली हमें जो देखने को मिलता है वो देखते कि अरे यार इसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब हार्ट अटैक जो है वो आता क्यों है ये सबसे पहले समझे। हार्ट के अलग अलग प्रकार के, हार्ट की पंपिंग पावर, हार्ट पंप होता है, इसकी किसी की पंपिंग पावर कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, वॉल्व होता है एक, वो भी हार्ट का खराब हो सकता है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आती है। पर मेन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो होता है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो देखिए, हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूँ तो ये होता क्यों है सबसे पहले समझ। देखिए हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है इसके अंदर ब्लॉकेज बन जाते हैं। अब ब्लॉकेज बनते हैं और इसकी वजह से ये जो हार्ट है, मान के चलो मैं डायग्राम अच्छी तरीके से निकाल नहीं पाया, ठीक है, ये हार्ट है, इसके 3 आर्टरीज होती है। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज बन गया
तो ये हार्ट को जो सप्लाई हो रहा है ब्लड का, या फिर वो जो पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है, तो हार्ट को जो है वो सप्लाई मिलेगा नहीं ना। तो हार्ट अपने लिए जो वो 3 जो है वो आर्टरीज रख लेता है जो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर उसमें अगर ब्लॉकेज आ गया तो ये सप्लाई जो है वो रुक जाएगा, इसकी वजह से हार्ट काम करना बंद करेगा। हार्ट काम करना बंद करेगा तो हार्ट अटैक आएगा। क्लियर। अब ये ब्लॉकेज बनती क्यों है? देखिए, ब्लॉकेज बनती है मेनली जो है वो 2 चीजें होती है, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, आपने अगर लिपिड प्रोफाइल की है, डॉक्टर बोलते हैं कि लिपिड प्रोफाइल करके आओ। लिपिड प्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है कि आपके बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा वाला भी कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL बोला जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा है ना तो सुन लीजिए, शब्द जो है वो कान पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है समझ में आएगा। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो HDL, LDL, VLDL होता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ बुरा होता है। तो डॉक्टर ये देखते हैं कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर बड़ा है तो ये अच्छी बात होती है। बुरा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये 2 चीजें बना के हार्ट में जो है ब्लॉकेज क्रिएट करती है। ट्राइग्लिसराइड का सिंपल मीनिंग पता है आपको क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड को हम आम भाषा में बोलते हैं तेल, यानी जितना ज्यादा आप तेल खाओगे उतना ज्यादा आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध यानी दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है, और नॉनवेज जो प्रोडक्ट होते हैं, नॉनवेज, उससे बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। ये 2 चीजें आप ज्यादा खाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, और धीरे 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 जो है वो ब्लॉकेज बनना शुरू होगा। अब होता क्या है, देखिए, जब तक हमारी हाइट बढ़ती है, 18-20 साल तक हाइट बढ़ती है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूज किया जाता है हमारे हाइट बढ़ने के लिए। पर उसके बाद जो है वो हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा तेल खा रहे हैं, तो वो फिर जो है वो हमारी हार्ट की आर्टरीज में या फिर ब्रेन की आर्टरीज में जो है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है। ब्रेन की आर्टरीज में अगर डिपॉजिट होता है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से आपको जो हार्ट अटैक आता है। इसीलिए लिपिड प्रोफाइल करके ये देखा जाता है कि भाई हार्ट अटैक जो है वो आने की संभावना है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लोग एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, एंजियोग्राफी यानी एक आपको जो है तार डाला जाता है हाथ से और देखा जाता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज कितना % है, 100% है, 90% है, 80% है। पर उससे भी एक एडवांस आपके घर वालों को आपको बताना है कि इससे भी एडवांस है, जिसको बोला जाता है सिटी एंजियोग्राफी। इसमें ये हाथ से तार वार डालने की ज़रूरत नहीं है, एक मशीन होती है, डायरेक्ट उसमें लेटाया जाता है और उसको निकाला जाता है। आपको 10 मिनट में आपकी एंजियोग्राफी हो जाएगी और पता चल जाएगी कि आपके हार्ट में कितने ब्लॉकेज है। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, उतना ही खर्च आता है, 8,500-10 हज़ार रुपये में आपकी सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो हो जाती है, जिससे डायरेक्टली पता चलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया हार्ट अटैक के बारे में। ठीक है, अब हार्ट अटैक का देखिए, इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब हार्ट की जो इफिशियंसी है, हार्ट तो कंटिन्यू पंप कर रहा है ना, पूरे बॉडी को ब्लड का सप्लाई देने का काम जो है वो हार्ट कर रहा है, तो उसको पंप करना पड़ता है, रुकता तो नहीं है। तो उसकी जो इफिशियंसी, काम करने की कार्य क्षमता जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है और ऑक्सीजन, अब ब्लड जो जाता है हमारे बॉडी में उसके साथ ऑक्सीजन भी जाता है, न्यूट्रिएंट भी हमारे बॉडी को मिल रहा है। अगर उसकी कैपेसिटी कम हो गई तो देयरफॉर द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई हार्ट मसल। देखिए, इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीज, इफिशियंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय, यानी ब्लड सप्लाई जो है वो उसको कम मिल रहा है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, और इसकी वजह से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सारी चीजें हार्ट को मिल नहीं रही है। ड्यू टू दिस हार्ट हैज परफॉर्म मोर वर्क, उसकी वजह से उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज्यादा काम करने की कोशिश करना है, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता तो जो है वो कम हो रही है। ड्यू टू लीड, उसके ऊपर स्ट्रेस आता है और दिस में कॉज अटैक, इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह। इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्ट डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट इज, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है आपको जल्दी से जल्दी जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैंने हार्ट अटैक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की। अब होता क्या है, हार्ट अटैक के पेशेंट में क्या हो सकता है, हमें जो है वो ये सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है। क्लियर। अगर देखिए सीवर चेस्ट पेन, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, नेक या आर्म में जो है वो आपको क्रैम्प्स आ रही है, अनइजीनेस फील हो रहा है, ऐसा घबराहट जैसा अनइजीनेस, ठीक है, ट्रिमर, सारे झटके आ रहे हैं, तो आपको जो है जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है। ये हार्ट अटैक का लक्षण जो है हो सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न मैंने बताया कि स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, अगर किसी को डायबिटीज़ है उस केस में भी आपको हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, हाइपरटेंशन है यानी हाई बीपी है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, हेरिडिटी है, मेंटल स्ट्रेस है, एंगर है, एंजाइटी है,
तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है आपको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। बाकी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए, ईच डिसीज हैज़ अ स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन। हर एक बीमारी को एक साइंटिफिक रीजन होता है, विदाउट रीजन तो होती नहीं है। डिसीज डू नॉट ऑकर ड्यू टू द डिवाइन कोर्स ऑफ हेटिंग और एनीवन, यानी अगर हम किसी को डिसीज डू नॉट ऑकर ड्यू टू द डिवाइन कोर्स और हेटिंग बाय एनीवन, यानी अगर किसी को हेट वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से जो डिसीज नहीं है। डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड, तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो हमें लेना पड़ता है। चैंटिंग, मंत्रा, परफॉर्म, कोई मैजिक, या फिर अगर हम कोई मंत्रा वगैरह बोलते हैं तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक जो है वो ठीक नहीं होगा, या डिसीज जो है वो ठीक नहीं होंगे। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे दिखा है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मीनिंग एंजियोग्राफी की जाती है, यानी पहले देखा जाता है कि आपके इसमें ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर ब्लॉकेज दिखाई देती है तो वहाँ पे एक स्टेंट डाला जाता है, यानी स्प्रिंग जैसा एक पार्ट डाला जाता है और इसकी जगह बड़ी की जाती है ताकि ब्लड का सप्लाई जो अच्छी तरीके से यहाँ से हो सके, तो उसको बोला जाता है एंजियोप्लास्टी। बाईपास, बाईपास यानी अगर यहाँ पे 100% ब्लॉकेज हुआ है तो दूसरी जो है वो मसल जो है, यानी जो आर्टरी है यहाँ ये है, ठीक है, यहाँ पे अगर हो गया तो दूसरी यहाँ से एक बाईपास निकाली जाती है, इसको बोला जाता है बाईपास, यानी दूसरी मसल डाली जाती है सिंपली भाषा में, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी यानी पूरा हार्ट को बाहर निकाला जाता है। हार्ट का किसी का अगर खराब है तो ट्रांसप्लांट की जाती है। स्टेंट जो है इंस्टॉल की जाती है। पेसमेकर होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हार्ट के मरीजों के लिए की जाती है। अब हार्ट डिसीज में फर्स्ट एड क्या करना है, आपको करना क्या है देखिए, फर्स्ट कॉल 108 पे एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है, और कॉन्शियसनेस अगर पेशेंट होश में है तो ये चेक करना है। शेकिंग द होल्डर्स, उसके होल्डर चेक करके। कीप द पेशेंट लाइंग ऑन बैक, पीठ के बलबूते पर उसको लेटाना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हार्ट सरफेस एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, जिसको COLS बोला जाता है, यानी उसके चेस्ट पे जो है वो कंटिन्यू आपको प्रेस करना है। प्रेस किस प्रकार करना है, इन दिस प्रेस सेंटर ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के सेंटर पे आपको प्रेस करना है एटलीस्ट 330 टाइम्स, यानी 30 बार जो है वो आपको इसको प्रेस करना है एट द रेट ऑफ 100, यानी 1 मिनट में जो है 100 से 120 स्ट्रोक हो जाए, इतनी फास्ट जो है वो आपको इसको जो है वो प्रेस करना है। ये आप कर सकते हैं अगर आपको इसका नॉलेज है, या फिर डॉक्टर के पास जल्द से ये करने के बाद भी डॉक्टर के पास जाना ही है, ठीक है। ये फर्स्ट एड है, अगर किसी को अटैक आता है तो उसका हार्ट जो है वो फिर से पंप करना शुरू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने हार्ट अटैक के बारे में देखी, ये डायबिटीज़ के बारे में आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो आपको इसका मेन पार्ट समझ में आना चाहिए कि हार्ट अटैक में होता क्या है, ये लिपिड प्रोफाइल क्या है, ये किससे बनता है ब्लॉकेज वगैरह, ठीक है। हैव यू एवर सीन द ग्रैंड पेरेंट्स टेकिंग द डिकोकोटिन, डिस्कस अबाउट विथ, ये डिकोकोटिन जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा कि ये क्या है, ठीक है। और कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रैंड पेरेंट्स, यूज द एलोवेरा, टर्मरिक, इसके क्या मेडिसिनल यूजेस है। हम बहुत सारे लोग टर्मरिक का यूज़ करते हैं, जिंजर, आला, तो इसका क्या यूज़ है ये आपको देखना है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदा होती है, होम्योपैथा होता है, नेचुरल हीलिंग, एलोपैथी, यूनानी, ये सारी की इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। होम्योपैथी यानी जो साबूदाने की गोलियां हम खाते हैं उसके ऊपर एक लिक्विड डाला जाता है, अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग प्रकार का लिक्विड होता है। आयुर्वेदा तो हमें पता है कि ये होम्योपैथी भी जो है ना प्लांट से बनाई जाती है, एनिमल से बनाई जाती है, रॉक्स जो होते हैं उससे बनाई जाती है, बहुत सारे चीज़ों से बनाई जाती है। वो लिक्विड जो होते हैं वो आयुर्वेदा है, नेचुरल। तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है नॉलेज जो है इकट्ठा करना है। पैथी कौन कौन से हैं, जो हम एलोपैथी डॉक्टर, जो केमिकल से बनी हुई दवाइयाँ होते हैं उसको जनरली एलोपैथी बोला जाता है। जो प्लांट्स के काढ़े वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो उसको जनरली हम बोलते हैं आयुर्वेदा। और होम्योपैथी में एनिमल्स है, प्लांट्स है, रॉक्स है, इन सारों का यूज़ करके जो है वो लिक्विड बनाए जाते हैं कुछ, और उसको बोला जाता है होम्योपैथी। और वो जो साबूदाने की गोलियाँ हम बोलते हैं उसके ऊपर देखे यूनानी है, ठीक है, कुछ यूनानी भी है, वो भी नेचुरली मेथड है, ठीक है। अब मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन, अब मेडिसिन का मिस यूज़ कैसे हो रहा है वो देखेंगे। देखिए, समटाइम्स सम पीपल टेक मिस यूज़, यानी हम क्या करते हैं, हमारे मन से ही गोली ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। जब ये कुछ सर दर्द हुआ ले ली पेन किलर, हाथ दुख रहा है ले ली पेन किलर। ज़्यादा पेन किलर अब हम लेते हैं तो हमारी किडनी खराब हो सकती है। हम हमारे मन से पेन किलर लेते हैं तो लोगों की किडनी खराब हो जाती है, इसको बोला जाता है मिस यूज। गोलियाँ, एलोपैथी गोलियाँ ले रहे हैं या कोई भी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। अगर आप आपके मन से लोगे तो ये जो है वो आपकी सेहत पे बुरा असर डालते हैं, उसको बोला जाता है मिस यूज ऑफ मेडिसिन। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा है तो ठीक है, डॉक्टर के मेडिकल में गए गोली ले ली तो इसको बोला जाता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ओवरडोज ले लेते हैं,
डॉक्टर हमें बताता है कि सवेरे आधी लेना है, शाम को आधी लेना है, हम सवेरे एक ले लिया, दोपहर को ले लिया, ज़्यादा शाम को ले लिया। क्योंकि कोई भी डिसीज जो होता है ना, सबसे पहले वो क्यों हो रहा है, अगर आपका सर दुख रहा है तो क्यों दुख रहा है, इसके बारे में जो है वो आपको हेडेक है तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न को पता करना है। शायद आपको जो है वो फीवर हो सकता है या फिर दूसरी कोई चीज़ हो सकती है, आपने डायरेक्ट पेन किलर ली तो इससे जो है वो बहुत नुकसान हो सकता है। ओवरडोज ले लेते हैं मेडिसिन का तो ये भी आपके बॉडी पे अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल दिया है कि ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर जो है वो किडनी को डैमेज कर सकता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब हम बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स का डोज दिया जाता है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। उसका भी अगर ओवरडोज होता है तो आपको जो है वो नौसिया, स्टमक में जो प्रॉब्लम हो सकती है, डिसेंट्री, रैशेज, व्हाइट पैचेस, टंग पे आ सकते हैं। तो कोई भी दवाई जो है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट के बिना जो है वो नहीं लेनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जेनेरिक मेडिसिन के बारे में आपने बहुत सारे जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी भी इंफॉर्मेशन दी है। अब जेनेरिक क्या होता है, देखिए एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन, अब कंपनी उसको करती है, यानी देखिए अगर कोई मेडिसिन है पैरासीटामोल, ठीक है, अब पैरासीटामोल का काम क्या होता है, पैरासीटामोल का काम होता है कि जो फीवर होता है, बुखार जो होता है उसको कम करना। यानी पैरासीटामोल क्या है, एक कंपाउंड है जो उस टैबलेट में मौजूद है जो आपका बुखार जो है वो कम कराएगा। अब जो ब्रांडेड कंपनी होती है वो क्या करेगा, उसका नाम जो है वो पैरासीटामोल नहीं रखेगा, उसका कुछ ना कुछ नाम रखेगा, उसने ब्रांड का कुछ नाम रखेगा, पैरामॉल, ऐसा कुछ नाम रखेगा। और ये जेनेरिक उसमें भी पैरासीटामोल ही है, और जो ब्रांडेड दवाई है उसमें भी पैरासीटामोल है, और जेनेरिक जो है वो इसमें डायरेक्टली आपको पैरासीटामोल के नाम से मिल सकती है, ठीक है। तो एक ही है, जेनेरिक सिर्फ सस्ती होती है और ब्रांडेड थोड़ी महंगी होती है। महंगी क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे तो उनका फॉर्मूला डायरेक्टली हमें पता है कि फीवर के लिए पैरासीटामोल चलती है तो वो डायरेक्ट पैरासीटामोल डाल देते हैं, इतना डिफरेंस है। देखिए पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन, जो गरीब लोग हैं वो महंगी दवाइयाँ जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए कुछ अल्टरनेटिव है, तो ये है जेनरिक मेडिसिन। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, देखिए जेनरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, इसको ही हम जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड, बनाया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट, कोई पेटेंट नहीं होता। पेटेंट मैंने किसी ने रिसर्च की और ढूंढ निकाला कि इस बीमारी के लिए ये दवा चलती है तो उसको बोला जाता है पेटेंट, तो इसका कोई पेटेंट वगैरह नहीं होता। दिस मेडिसिन आर एट पर इन क्वालिटी विद ब्रांडेड, यानी इसकी क्वालिटी की बात करें तो ब्रांडेड मेडिसिन की जो क्वालिटी होती है उसी तरह की इसकी जो है वो क्वालिटी होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो, जो बनने की जो कॉस्ट है इसकी बहुत कम होती है, ड्यू टू फीवर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च, क्योंकि ये रिसर्च पे खर्चा तो होता नहीं है, एज देयर फार्मूला इज रिलेटिव, क्योंकि उसका फार्मूला जो है पहले हमें उनको जो है वो मिल जाता है, रेडिली अवेलेबल होता है, ठीक है। ब्रांडेड कंपनी ने उसको बनाया तो वही फॉर्म उसको पता होता है कि क्या इसमें डालना है, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। यूज़ ऑफ आईसीटी क्या है वो देखते हैं। देखिए यू कैन ईजिली ऑब्टेन द जेनरिक मेडिसिन, अब तो बहुत सारे जेनरिक स्टोर भी मिल गए हैं, और आप मोबाइल ऐप से भी जो है वो हेल्थ कार्ड या फिर जन समाधान ऐप जो है वो डाउनलोड करके इस ऐप से जो है वो आपको जो भी जेनरिक मेडिसिन चाहिए वो बुला सकते हैं। क्लियर हो गया है जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। अब लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस, अब लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस को देख लेते हैं क्या है। लाइफस्टाइल इंक्लूड द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड, लाइफस्टाइल यानी हम जो हमारा डेली रूटीन है और जो खाना खा रहे हैं उसको बोला जाता है लाइफस्टाइल। अब किसी किसी की जो है भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, किसी के ऐशो आराम में ज़िंदगी होती है, इसी को बोला जाता है लाइफस्टाइल। अब कोई कोई जो है वो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, आधा घंटा योगा करेगा, आधा घंटा प्राणायाम करेगा, अच्छा पानी पिएगा और अच्छा खाना खाएगा, तो उसकी बोलेंगे कि भाई इसकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छी है। नाउ डे हैबिट लाइक स्टेइंग इन बेड, अब लोगों की जो यानी हैबिट है देर को जो है वो 10 बजे उठना, रात को 2 बजे सोना, तो ये गलत है। पहले के लोग बोलते थे कि जल्दी सो जल्दी उठो, तो आज ये हैबिट ही हमने ख़त्म कर ली, ठीक है। तो लाइंग स्टेइंग इन द बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू द बेड लेट एट नाइट, फ्रिक्वेंट चेंज इन मील टाइम, खाने का कोई समय नहीं है, कब भी खा लेते हैं पहले के लोग, यानी अगर रोज़ आप 10 बजे सवेरे खाते हैं, शाम को 9 बजे खाते हैं, तो ये एक लाइफस्टाइल है कि भाई खाने का समय जो है वो निश्चित है। पर लोगों एक दिन 10 बजे खा लिया, एक दिन 2 बजे खा लिया, एक दिन 4 बजे खा लिया, एक दिन सवेरे खा लिया, तो ये जो है वो पूरा लाइफस्टाइल जो है गड़बड़ कर देता है। फ्रीक्वेंट चेंज इन मील टाइम, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड हम खा लेते हैं, हैव बीन इंक्रीज, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसी वजह से जो है वो लोग जो है वो बीमार पड़ने लगे हैं। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज लोअर्ड पीपल शुड बी फॉलोड राइट, अगर लोग बीमार कम पड़ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, वो लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी फॉलो कर रहा है।
इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट, यानी आपको अच्छी नींद जो है वो लेनी है, अच्छा खाना खाना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर योर, अब फिजिकल एक्सरसाइज अपने कैपेसिटी से करना है, ठीक है। अगर आप 22-25 साल के हैं तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हो। 60-70 साल का अगर इंसान है तो एक्सरसाइज थोड़ी कम कर सकता है, हेवी एक्सरसाइज कर नहीं कर सकता। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी है। प्राणायाम योगासन शुड परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। अब योगासन वगैरह जब हम करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो उसकी प्रॉपर मेथड क्या है, वो अच्छे इंसान से जिसको उसके बारे में पता है, जो सुपरविजन्स होते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं, उनसे सबसे पहले सीख लेना चाहिए, उसके बाद उसको परफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए आप जो है वो अच्छे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके वीडियोज़ प्राणायाम के, योगासन के जो है वो देख सकते हैं। अब वैक्सीनेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि जब कोई भी बच्चा जो है वो जन्म लेता है तो उसको जो है वो वैक्सीन दी जाती है। तो वैक्सीन से क्या होता है, अगर किसी को वैक्सीन दी है तो वो बीमारी उसको होती नहीं है, ठीक है। इसके लिए वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीज। प्रिवेंट यानी उसको रोकना, इन्फेक्शियस डिसीज यानी जो इन्फेक्शन से होते हैं उन डिसीज़ को रोकने के लिए जो वैक्सीनेशन दी जाती है। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट। अब वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, ऐसे तो वो चार्ट जो है आपको बना लेना है, ठीक है। कौन सा वैक्सीन आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी। अब ये देख लेते हैं, डू यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रधानमंत्री औषध योजना जो है वो डिक्लेयर की थी। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन जो है वो आपके लिए कम दामों में जो है वो मिल जाती है। जन औषध स्टोर लॉन्च, और पूरे यहाँ पे जन औषधि स्टोर जो है वो आप लॉन्च हो चुके हैं। इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, एक होता है आयात यानी बुलाना, एक होता है निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना दूसरे देशों में। अब इंडियन कंपनी क्या करती है, एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल, जेनेरिक मेडिसिन लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट करती है। हाउ यूर दोज मेडिसिन आर सोल्ड इन अंडर ब्रांड नेम, और वही फिर इंडिया में जो है वो ह्यूज प्राइस में, बड़े प्राइस में इंडिया में बेची जाती है। अमेरिका में 80% मेडिसिन है जेनरिक यूज़ करते हैं, यानी जो हमने पहले देखा कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, अपने मेडिकल स्टोर भी देखे होंगे जल्दी, तो अमेरिका के 80% लोग जेनरिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। ड्यू टू दिस 100, और उनके पैसा भी सेव होते हैं, तो हमें भी जो है वो जेनरिक मेडिसिन जो यूज़ करना है। अब यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से डे सेलिब्रेट करना है। 7 अप्रैल पे वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। अब ये डे मनाए क्यों जाते हैं कि लोगों में जागरूकता फैले। अगर हार्ट डे है उस दिन में क्या होता है कि एक प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं, लोगों में हार्ट डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस किया जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक क्यों आता है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, तो इसको कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड किससे बढ़ता है, तो एक लोगों को जागृति होगी कि हार्ट अटैक के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए ये सारे डेट जो है वो मनाए जाते हैं। 14 जून है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, 14 नवंबर है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, तो ये सारे डेट जो है वो मनाए जाते हैं। अब अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट, ब्लड डोनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट दिया है। 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय पर्सन कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ 3 पर्सन एट अ टाइम। अगर आपने 1 यूनिट ब्लड यानी कितना होता है, 450 ml होता है 1 यूनिट ब्लड यानी, पर उसमें से 350 ml ही जो है वो आपके बॉडी से निकाला जाता है, ठीक है। तो 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय पर्सन, और 3 लोगों की जो है वो ज़रूरत ब्लड की, ये एक बार आपने अगर आपने दे दिया ब्लड तो 3 लोगों की ज़रूरत। उसमें क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, उसको भी जो है वो किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो उसको वो दे सकते हैं। तो अलग अलग आपको पता होगा कि ब्लड के अंदर भी बहुत सारे RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये सारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और इसको अलग अलग प्रकार के भी जो है निकाल के दे सकते हैं। 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन बाय डोनेटिंग द ब्लड 4 टाइम्स। अगर आपने एक साल में 4 बार, 3-3 महीने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो एक साल में 4 बार अगर आप ब्लड देते हैं तो आप 12 लोगों की ज़िंदगी जो है वो बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने मेरी तरफ से अच्छा पढ़ाने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पूरे लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज जो है आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।